Hello everyone, this is our lecture 3 and here we'll start with series combination of capacitors. लेकिन पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कैपेसिटर होता क्या है। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को देखेंगे, ठीक है। राइट, ये भाई हमारा चैप्टर 1 चल रहा है। इसके बाद हम ऑब्वियसली चैप्टर 2 और 3 भी करना है हमें, क्योंकि सेशनल फर्स्ट सेशन के अंदर 3 चैप्टर्स आएंगे अपने, ठीक है। तो थर्ड लेक्चर है ये, तो इसमें चैप्टर 1 ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखते हैं कैपेसिटर क्या होता है। देखो साइड बाय साइड मैं लिखता भी जाता हूँ। कैपेसिटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट। कैपेसिटर क्या है? एक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है। ये वैसे आपने पढ़ा भी होगा 10th क्लास तक। कैपेसिटर क्या होता है? दैट इज़ यूज्ड टू स्टोर द चार्ज, जो चार्ज को स्टोर करने के काम आते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज़ फेराड। इसको हम फेराड बोलते हैं। ओके, अब ये चार्ज कैसे स्टोर करता है हम वो देखेंगे, ठीक है। काम कैसे करता है कैपेसिटर। ये कैपेसिटर की आपकी एक प्लेट होगी, ये आपने बैटरी लगा दी। ओके, ये कैपेसिटर है आपका, ये बैटरी है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, नेगेटिव टर्मिनल। तो ध्यान से देखिए, जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि कैपेसिटर की इस प्लेट पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींचने की, क्योंकि पॉजिटिव किसको खींचते हैं? नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव का क्या चीज़ होती है अपने किसी भी एटम के अंदर? इलेक्ट्रॉन्स। तो जो यहाँ पे एटम्स पड़े होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भागे भागे कहाँ आएंगे? इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, प्लेट के ऊपर। उसी तरह जो यहाँ पे प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे सिस्टम के अंदर, वो कहाँ आएंगे? आपके नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो ये प्लेट आपकी क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज। ये प्लेट क्या होगी आपकी? क्योंकि अब ये देखिए, यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स, देखो ये कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल गए यहाँ से, तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे क्या होगी? कमी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ गया? प्रोटॉन्स बढ़ गए। प्रोटॉन्स यानी क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल एटम के अंदर क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब उस एटम में से अगर इलेक्ट्रॉन्स आप खींच लोगे तो क्या बच जाएंगे? प्रोटॉन्स। और प्रोटॉन्स क्या होते हैं आपके? पॉजिटिवली चार्ज। तो यानी यहाँ पे क्या बच गया मेरे? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बच गया इस प्लेट पे। इसी तरह ये जो प्लेट थी, यहाँ से जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए यहाँ पे, या फिर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल गया, तो कोई क्या बच गया? नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स बच गए। तो एक प्लेट होगी मेरी क्या? पॉजिटिव चार्ज। एक प्लेट होगी मेरी नेगेटिव चार्ज। अच्छा, शुरू में आपने यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी लगाई। अब हम देखते हैं इसी केस को अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? देखिए, ऐसे ही मेरा कैपेसिटर की प्लेट होगी, ठीक है। ये मेरा वोल्टेज सोर्स हो गया, जो मेरी बैटरी है। और अब मेरी 12 वोल्ट की बैटरी लग गई यहाँ पे। तो जो 12 वोल्ट की बैटरी है, ये ऑब्वियसली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगी यहाँ से, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ी बैटरी है, ज़्यादा ज़्यादा इस पर पॉजिटिव पोटेंशियल है इसका। तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएंगे? भागे भागे इधर। और इधर से क्या आएंगे? प्रोटॉन्स भागे भागे कहाँ आएंगे? इधर, नेगेटिव पोटेंशियल पे। तो जब ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज। लेकिन ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं आपके यहाँ पे। इसी तरह यहाँ से ज़्यादा प्रोटॉन्स चले गए, तो यहाँ पे भी ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आ रहा है इस पर्टिकुलर प्लेट पे। ये प्लेट होती है कैपेसिटर की। तो ये कैपेसिटर की क्या होगी आपके पास? पॉजिटिव प्लेट। और इधर से ये क्या होगी आपके पास? नेगेटिव प्लेट, ठीक है। तो मेरा समझाने का मतलब ये है, जितनी बड़ा आप वोल्टेज लगाओगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पे चार्ज स्टोर होगा, इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज आएगा। तो यानी चार्ज की हम क्या लिखते हैं? चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू किसके प्रोपोर्शनल है? वी के। अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो क्यू भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज आप घटाओगे तो क्यू भी घट जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी जनरल ऐसे लिखेंगे हम, क्यू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसको खोलेंगे इस इक्वेशन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को। तो क्या आएगा? कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पे। तो कांस्टेंट क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू के टाइम्स वी। तो यहाँ पे जो के की वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सी। सी का मतलब होता है कैपेसिटेंस। जो आपने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, ये जो एलिमेंट लिया है इसकी कैपेसिटेंस सी, ठीक है। तो क्यू इज इक्वल टू कैपेसिटेंस ऑफ द एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। कैपेसिटेंस ये चीज़ कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, क्यू उस पर कितना चार्ज स्टोर्ड है, और वी वोल्टेज अप्लाइड। देखो हम इसको लिख भी देते हैं, क्यू इज द चार्ज स्टोर्ड बाय प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। या ये भी मत लिखिए, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर सीधा सीधा लिख देते हैं, कितना चार्ज कैपेसिटर हमारा स्टोर कर रहा है, ठीक है। चार्ज स्टोर्ड बाय कैपेसिटर। सी क्या है? उसकी कैपेसिटेंस। कितनी कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने की? ये उसकी कैपेसिटेंस। और वी क्या है? अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है। ये बेसिक इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है।
इसी का यूज़ होगा आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, राइट। चलो अब चलते हैं हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के ऊपर। ये टॉपिक जो कि आपका सिलेबस के अंदर है। ओके, तो चलते हैं, देखें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज में कैपेसिटर्स को कैसे कंबाइन करेंगे। अब देखो सीरीज में जैसे रेजिस्टेंस ऐड करते हैं वैसे कैपेसिटेंस को ऐड करेंगे, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होगा वो हम देखते हैं इसमें। देखो सबसे पहले सीरीज में कैसे कनेक्ट करते हैं। एक कैपेसिटर ये हो गया, इसकी पॉजिटिव प्लेट ये, नेगेटिव प्लेट ये, इसकी नेगेटिव प्लेट को इसके पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर दो। ठीक है, अगले कैपेसिटर की ये C1 कैपेसिटर हो गया, ये C2 कैपेसिटर हो गया। ठीक है, इसी तरह आगे चले हम, ये क्या हो गया C3 कैपेसिटर हो गया, इसकी भी पॉजिटिव प्लेट को किससे कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव प्लेट से। इसकी C2 की नेगेटिव प्लेट को C3 की पॉजिटिव प्लेट से। ओके, इन सारों को इससे कनेक्ट कर दिया वोल्टेज सोर्स V से। सीरीज का मतलब क्या होता है, सिंपल सिंपल यार, एक ही करंट फ्लो हो। एक ही करंट कैसे फ्लो हो कि ये जो वोल्टेज है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से आपका सपोज करो करंट निकला, तो वो करंट निकल के कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा। ये करंट निकल के सबसे पहले कहाँ जाएगा, C1 की इस पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। उसके बाद यहाँ से C1 क्या करेगा, इसमें कुछ वोल्टेज V1 का ड्रॉप करेगा। जैसे वो धक्का वाला कॉन्सेप्ट कि यहाँ से धक्का मार रहा है वोल्टेज V, लेकिन उसमें से V1 का ड्रॉप कहाँ हो गया, C1 पे। यानी फर्स्ट फ्लोर पे पानी का प्रेशर कम हो गया, यानी फर्स्ट फ्लोर पे इलेक्ट्रिकल प्रेशर आपका कम हो गया। उसने वोल्टेज V1 से उसको रिड्यूस कर दिया। फिर ये आगे चला, आगे गया तो इस पर क्या आ गया, V2। V2 क्या, V2 इसने ड्रॉप कर दिया सेकेंड फ्लोर पे। उसी तरह जैसे रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है वैसे ही कैपेसिटर क्या कर रहा है, वोल्टेज को यहाँ पे वो कर रहा है, आपको ब्लॉक कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चले, उसके बाद कहाँ पहुँचे, V3 पे। ठीक है, और V3 के बाद यानी थर्ड फ्लोर पे जस्ट आपका पानी पहुंच जाए, आपको इतना पोटेंशियल देना है। उसके बाद आपका टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, और कोई जरूरत है ही नहीं, आगे आपका ड्रॉप होगा ही नहीं कहीं पोटेंशियल। तो करंट आपका फिर सीधा सीधा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इस पूरे सर्किट के अंदर ध्यान से देखो, करंट तो एक ही फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, आई करंट ही फ्लो कर रहा है, और कोई रास्ता ही नहीं है करंट के पास फ्लो करने के लिए। तो इस पूरे लूप में क्या, एक ही करंट फ्लो कर रहा है। तो एक ही करंट अगर फ्लो कर रहा है तो आई क्या रहेगा इसमें, सेम। और सीरीज सर्किट में हमने देखा ही है कि करंट हमेशा क्या रहता है, सेम। ओके, तो देखते हैं। अब देखो फर्स्ट कैपेसिटर की प्लेट पकड़ो आप। ये फर्स्ट कैपेसिटर के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले करंट सेम है इस पूरे सर्किट के अंदर। तो अगर मेरे पास करंट सेम है तो ध्यान से देखो, करंट क्या होता है मेरे पास, चार्ज बटा टाइम। ये होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया भी था, करंट की जो मैंने डेफिनेशन बताई थी। देखो सारे जो कॉन्सेप्ट हैं पुराने लेक्चर्स के वो इसमें यूज़ हो रहे हैं आपके। ठीक है, तो जिसने अच्छी तरह से वो लेक्चर्स देख रखे हैं उसको बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगी चीज़ें। तो अब ये देखो मेरा करंट सेम रह रहा है इस सर्किट के अंदर। तो अगर मेरा करंट सेम फ्लो कर रहा है तो चार्ज तो सेम ही आएगा सारी प्लेट्स के ऊपर, बताओ। क्योंकि जब सेम करंट जा रहा है इसमें से, सर्किट में से, तो सेम करंट का मतलब ये हुआ कि मेरे इलेक्ट्रॉन, देखो जो करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन उससे अपोजिट होती है। ये बात हमको पता ही है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन हम पॉजिटिव में मानते हैं, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं चार्ज आपके। तो जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ से इस प्लेट से निकल के यहाँ आ रहे हैं मेरे कैपेसिटर की इस पे वोल्टेज सोर्स की, इस पे बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पे, उसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के मेरे यहाँ आ रहे हैं, उसी तरह इसके इलेक्ट्रॉन्स निकल के मेरे यहाँ आ रहे हैं। तो जब करंट सेम है यानी कि जब इस डायरेक्शन में करंट सेम जा रहा है आपका, तो जो इलेक्ट्रॉन्स मेरे निकल के आ रहे हैं वो भी तो सेम ही आएंगे, तभी तो करंट सेम रहेगा सीरीज सर्किट के अंदर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सारे मेरे सेम आएंगे, तो यानी चार्ज जो बनेगा इन प्लेट्स पे वो सेम बनेगा। और यहाँ से भी देख लो, अगर आई मेरा सेम है सर्किट के अंदर तीनों के लिए, तो क्यू क्या, 20 सेकंड बाद अगर मैं उठा के देखूँ तो तीनों पे क्या आ जाएगा, टाइम सेम हो गया। टाइम क्या हो गया, 20 सेकंड। 20 सेकंड में अगर मैं सपोज मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 20 सेकंड ले लो, 40 सेकंड ले लो, तो टाइम तो सेम ही है सबके लिए। सर्किट पूरा 20 सेकंड बाद देख लो आप, 40 सेकंड बाद देख लो, 60 सेकंड बाद देख लो, कभी भी देख लो सर्किट को। तो क्यू क्या हो गया, आई मल्टीप्लाइड बाई टी। तो आई सेम, करंट सेम है सीरीज में, टाइम सेम है, तो क्या चार्ज क्या हो गया, सेम ऑब्वियसली। तो तीनों कैपेसिटर की प्लेट पे सेम चार्ज आएगा सीरीज सर्किट के अंदर, ये चीज़ याद रखनी है आपको। ठीक है, तो अब फिर कैपेसिटर C1 को पकड़ो। अब कैपेसिटर C1 को अगर मैं पकड़ता हूँ तो इसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, Q इज इक्वल टू C इंटू वी। अब Q तो सेम है सबके लिए, वो Q ही रहा। तो Q इज इक्वल टू इसमें क्या आएगा, C1 मल्टीप्लाइड बाय V1, क्योंकि कैपेसिटर 1 की कैपेसिटेंस क्या है, C1। उसी तरह वोल्टेज क्या है, V1। देखो जैसे मैं उसके लिए लिखता था आपका रेजिस्टेंस के लिए क्या लिखता था, V1 जो ड्रॉप आता था इज इक्वल टू I1 इंटू R1 लिखता था ना। उसी तरह देखो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, जैसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इसके वो नहीं है, ये ओम्स लॉ था, ये अलग लॉ है। ठीक है,
तो इसको आप फर्स्ट नाम दे दो इक्वेशन 1, राइट। अब आओ कैपेसिटर C2 पे। C2 पे अगर आओगे तो C2 पे चार्ज कितना आएगा, सेम Q, ठीक है, Q मान रखा है हमने चार्ज पूरे सर्किट के अंदर। उसके बाद इसकी कैपेसिटेंस कितनी है C2, इसके लॉन्ग पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, धक्का कितना रोका इसने V2 से, तो ये आ गया आपका सेकेंड, राइट। इसी तरह अब आओ कैपेसिटर C3 पे। अब देखो आप खुद से करने लग जाओगे, इसके लिए भी चार्ज क्या है, सेम Q, कैपेसिटेंस क्या है इसकी C3, और रोका इसने पोटेंशियल कितना V3 से, ठीक है। ये 3 इक्वेशन होगी आपके पास। अब देखो क्या करते हैं आप, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड भी करेंगे, बट फर्स्ट इक्वेशन से आप ध्यान से मेरे को देख के बताओ, जो V1 वोल्टेज है वो क्या आएगी। देखो Q इज इक्वल टू क्या है, C1 मल्टीप्लाइड बाई V1, तो V1 क्या आ गया, ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ जाके क्या आएगा, डिवीजन में, Q बाई C1। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन से अगर मैं देखूँ, इसको फोर्थ नाम दे दो, बस मैं नाम मतलब ये समझने में आसानी रही इसीलिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी कोई इतना मुश्किल है नहीं है। इसी तरह Q इज इक्वल टू C2 इंटू V2, आप ना भी देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, C2 इंटू V2, तो यहाँ से V2 निकालो, मेरे को क्या आएगा, V2 इज इक्वल टू क्या आता है, Q बाय C2, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन में C2 यहाँ जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई फिफ्थ इक्वेशन। और सिक्स इक्वेशन Q इज इक्वल टू C3 इंटू V3, तो यानी यहाँ से V3 क्या आ जाएगा आपका, Q बाय C3, राइट। अब क्या करो, ऐड कर दो फोर्थ फिफ्थ सिक्स को। ये किससे निकली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लेफ्ट हैंड साइड होगी V1, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी V2, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी V3, तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दिया पहले, LHS को, V1 प्लस V2 प्लस V3। देखो ये अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है समझने में, तो देखो इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 है, जस्ट अ मिनट, देखो इसका आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ। V1 इज इक्वल टू Q बाय C1 है, V2 इज इक्वल टू क्या है, Q बाय C2 है, V3 इज इक्वल टू क्या है, Q बाय C3 है। ये हमने देख ही लिया, ये फिफ्थ थी इक्वेशन, ये अपनी कौन सी इक्वेशन थी, सिक्स। इनको यहाँ मत लिखना, इनको यहाँ नीचे लिख लेना, उससे आसानी रहेगी आपको ऐड करने में। तो ऐड करो, ऐड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स, चौथी पाँचवीं और छठी इक्वेशन को ऐड कर दो, तो देखो क्या आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखो, V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड लिखो, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब ध्यान से देखो मेरे सर्किट के अंदर, V1 जो फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर ड्रॉप आया, देखो V1 जो फर्स्ट कैपेसिटर के अंदर ड्रॉप आया, V2 जो सेकंड कैपेसिटर के अंदर ड्रॉप आया सेकंड फ्लोर पे, V3 जो थर्ड फ्लोर के अंदर ड्रॉप आया। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में क्या बोलता था कि जितना वोल्टेज राइज होगा किसी भी उसके अंदर, सर्किट के अंदर, मैश के अंदर, उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो वोल्टेज राइज देखो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, कितना है वोल्टेज राइज, प्लस V। अब पहले कैपेसिटर की प्लेट पे आए, पॉजिटिव से नेगेटिव आए, वोल्टेज ड्रॉप घटा, फर्स्ट फ्लोर पे माइनस V1, इसी तरह पॉजिटिव से नेगेटिव घटा, माइनस V2, इसी तरह थर्ड प्लेट पे आए, पॉजिटिव से नेगेटिव ड्रॉप हुआ, ड्रॉप यानी घटना, वोल्टेज घट रही है, धक्का कम हो रहा है, माइनस V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यही चीज़ हमें नीचे यूज़ करनी है बस, ठीक है, राइट। अब देखते हैं, देखो कैसे इसने यूज़ करें इसको। V1 प्लस V2 प्लस V3 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, V, ऊपर से मेरे को दिख ही रहा है, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। अब हमें क्या लिखनी है यहाँ पे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब अगर इन तीनों कैपेसिटेंस को जोड़ दें तो सीरीज में हम उसके बराबर की क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखेंगे। जैसे रेजिस्टेंस में नहीं करते थे, R1 R2 R3 को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो नेट कैपेसिटेंस, नेट रेजिस्टेंस कितना होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। उसी तरह हमें यहाँ क्या देखनी है, आपकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट मैंने लगा दिया, ठीक है, और उसके बाद ये मैंने लगा दी बैटरी वोल्टेज V की। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, अब ये बताओ मेरे को, ये हमें निकालनी है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे
तो इस पर चार्ज कितना आ रहा है क्यू, क्योंकि सीरीज़ में कनेक्शन में चार्ज सेम ही रहता है चाहे आप कितने कैपेसिटर जोड़ लो, ठीक है, क्योंकि करंट तो सेम ही फ्लो करेगा सीरीज सर्किट के अंदर, इक्विवेलेंट के अंदर भी, और 3 कैपेसिटर आपने लगा रखे हैं तो भी। इक्विवेलेंट उन तीनों का ही तो जोड़ है कुछ ना कुछ, उन तीनों की तो वैल्यू है, अगर उन तीनों को कैसे जोड़ेंगे सीरीज में तो कि वो इक्वल वैल्यू दे, उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करे। तो ये आई करंट जा रहा है, तो Q यानी सेम रह रहा है। तो इसके लिए अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी इक्वलेंट इंटू वी। तो यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q बटा सी इक्वलेंट। देखो ये C इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके ये हो जाएगा, तो बस ये करो Q बाय सी इक्वलेंट इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। तो 1 बाय सी इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, Q से Q कट जाएगा, Q कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से भी Q कॉमन ले लो तीनों से, तो क्या आ गया 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कट गया, सी इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाय सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो देखो जो रेजिस्टेंस में आता था सीरीज में, आर सीरीज में क्या होता था, R1 प्लस R2 प्लस R3 होता था ना, तो देखो उसका उल्टा आ रहा है कैपेसिटेंस में। तो कैपेसिटर देखो रेजिस्टेंस के उल्टा काम कर रहा है, ध्यान से देखो आप, उल्टा तो नहीं, इसका खैर अलग फंक्शन है, बट इसका जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल उल्टा है सीरीज कनेक्शन में जो रेजिस्टेंस का आता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। ये जस्ट मैंने बताने के लिए बताया आपको, इसकी कोई ज़रूरत नहीं वैसे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, राइट। ओहो, ये बोर्ड क्यों ब्लॉक हो रहा है, राइट, ओके। अब हम चलते हैं आगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। देखिए बहुत आसान है ये भी, जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस किया था वैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर आपको वो समझ में आया हुआ तो ये भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, राइट। ये आपके सिलेबस में है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड कैपेसिटेंसेस, ओके। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, 3 कैपेसिटर लगाने हैं, बट अब क्या लगाने हैं, पैरेलल में लगाने हैं। तो पैरेलल में लगाने का तरीका क्या है, कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, बताओ मेरे को। जैसे रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करते हैं बताओ। देखो ये गया, हम यहाँ से गए, इसके बाद 3 पाथ हो गए यहाँ से, एक कैपेसिटर हो गया आपका ये, एक कैपेसिटर हो गया आपका ये C2, ठीक है, और तीसरा तीसरा कैपेसिटर हो गया आपका ये C3। इसको थोड़ा जोड़ देते हैं, ये C1 कैपेसिटर हो गया, ये C2 कैपेसिटर हो गया, ये C3 कैपेसिटर हो गया, यहाँ पे इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा दी हमने P। देखो पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, ये बात याद रखना, सीरीज में करंट सेम रहता है। अगर कैपेसिटर्स को ऐड करेंगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा, वो चार्ज सेम हो जाएगा। अब पैरेलल में ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है इस कैपेसिटर की, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ भागेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, देखो ध्यान से दिखाता हूँ मैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स निकल के कहाँ भागेंगे, ऐसे 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 ऐसे, कहाँ रास्ता है उनके पास, इस पॉजिटिव पोटेंशियल पे बैटरी के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर आपका पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो इस वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे, यहाँ पे फिर से, इस वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे, यहाँ पे फिर से, ठीक है, क्योंकि यही रास्ता बचता है इन इलेक्ट्रॉन्स के पास भागने का, पॉजिटिव यही पोटेंशियल है, यहाँ से भी यहाँ। तो यानी सारे के सारे ये जो कैपेसिटर्स हैं इनकी पॉजिटिव प्लेट किससे कनेक्टेड है, बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से, और इसी तरह इनकी जो नेगेटिव प्लेट है वो किससे कनेक्टेड है, बैटरी की नेगेटिव प्लेट से। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया सब पे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और देखो इन सबके अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो गया, सबके अक्रॉस क्या हो गया, ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव से, और इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है V। तो ये पॉइंट इनका किससे कनेक्टेड है, इससे, पॉजिटिव से सबका। इसी तरह ये पॉइंट किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से सबका, देखो ध्यान से। तो यानी इनके क्रॉस क्या हो गया, इन दोनों, और ये दोनों पॉइंट किसके क्रॉस कनेक्टेड है, ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल के क्रॉस कनेक्टेड है बैटरी के, और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बीच में तार है सिर्फ जिसमें कोई ड्रॉप नहीं हो रहा पोटेंशियल का, ठीक है। तो यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, V। तो यानी इस प्लेट के और इस प्लेट के बीच में भी कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, V। इसके भी इसके बीच में V, इसके भी इसके बीच में V, यानी पोटेंशियल आपका सेम रहेगा ड्रॉप, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक और तरीका है इसका, आप यहाँ से चलो, यहाँ से चले आप, करंट आपने निकाला, ये करंट ऐसे ऐसे गया, अब ये करंट जाके कुछ हिस्से में टूट गया करंट यहाँ पे, तो इस हिस्से में जाके फिर से ये यहाँ से उल्टा वापस आ गया,
कुछ हिस्सा टूट गया यहाँ पे, फिर कुछ हिस्सा टूट गया यहाँ पे। तो यानी आपका जो करंट है यहाँ पे ध्यान से देखो वो किस में, 3 हिस्सों में टूट रहा है। I1 करंट गया कैपेसिटर C1 में, I2 करंट गया कैपेसिटर C2 में, और I3 करंट गया कैपेसिटर C3 में। ठीक है, ये जस्ट एक तरीका है समझाने का, आपको इतना ही डिटेल में नहीं लिखनी वहाँ पे चीज़ें, जस्ट आपको समझ आने के लिए मैंने ये सब किया। तो आप इस सर्किट को दोबारा रीड्रॉ कर लो क्योंकि ज़्यादा किचकिच हो गई है यहाँ पे। राइट, जस्ट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा इसको मिटा देते हैं थोड़ा। राइट, तो देखो ऐसे इसको ड्रॉ करते हैं। ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2, जस्ट अ मिनट। इतना भी करने की जरूरत नहीं है, इसको अगर मैं सीधा भी बना दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही है कनेक्शन। तो ऐसे ऐसे देखो, ये कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर C2 और ये कैपेसिटर C3, अभी तो सेम ही है सर्किट तो। ठीक है, ये वोल्टेज V कनेक्ट कर रखे हैं हमने, पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैपेसिटेंस इसकी C1, इसकी C2, इसकी C3। तो तीनों के क्रॉस पोटेंशियल क्या रहा, सेम, क्योंकि इसकी पॉजिटिव प्लेट यहाँ पे कनेक्टेड है, नेगेटिव प्लेट यहाँ कनेक्टेड है, इसकी पॉजिटिव प्लेट यहाँ कनेक्टेड, नेगेटिव यहाँ, पॉजिटिव यहाँ, नेगेटिव यहाँ। ठीक है, ये मैं बता ही चुका हूँ। तो और ये दोनों के बीच में, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो इनके बीच में पोटेंशियल हर कैपेसिटर के अंदर कितना रहेगा, पोटेंशियल रहेगा ड्रॉप V। और ऑब्वियस सी बात है यार कि पैरेलल में हमेशा पोटेंशियल सेम रहता है, किसी भी दो पॉइंट्स को आप कनेक्ट करो पैरेलल में तो उनके क्रॉस पोटेंशियल सेम रहता है, तो वही यहाँ पे हो रहा है। तो अब यहाँ से करंट कितना निकला, सपोज करो I करंट निकला, वो किसमें, I1 में यहाँ टूट गया, I2 में यहाँ टूट गया, I3 में यहाँ टूट गया। ठीक है, तो I करंट किसके बराबर हो गया, I1 प्लस I2 प्लस I3। यहाँ से देखते बताओ यहाँ पे। ठीक है, I किसके बराबर होता है, चार्ज बटा टाइम, तो Q बाई टी इज इक्वल टू, अब देखो I1 जब गया तो ये इसकी प्लेट पे कोई चार्ज लेके आएगा, I1 की वजह से किसकी, कैपेसिटर C की प्लेट, C1 की प्लेट पे कुछ चार्ज आएगा। ठीक है, तो वो चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट हो गया इसमें। फर्स्ट कैपेसिटेंस के अंदर डिफरेंट करंट जा रहा है, सेकंड के अंदर डिफरेंट करंट जा रहा है, तीसरे के अंदर डिफरेंस जा रहा है, और टाइम तो सेम ही है क्योंकि 20 सेकंड बाद अगर सर्किट उठा के देखें तो तीनों को एक साथ ही देखना पड़ेगा। ठीक है, 40 सेकंड बाद देखें तो भी एक साथ ही देखना पड़ेगा। तो Q इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, Q1 I1 की वजह से Q1 टाइम, Q1 चार्ज बटा टाइम, चार्ज बटा टाइम, क्योंकि करंट क्या होता है, चार्ज बटा टाइम, फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। आंसर से देखो, प्लस I2 को Q2 बाई टी प्लस I3 को Q3 बाई टी। राइट, अब टाइम तो सेम है, हटा दो कॉमन लेके, तो 1 बाई टी टाइम्स Q इज इक्वल टू 1 बाई टी टाइम्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। 1 बाई टी से 1 बाई टी कट गया, तो चार्ज, टोटल चार्ज कितना आ गया तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट पे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। राइट, अब देखो इसी का यूज करेंगे आगे कैपेसिटेंस निकालने में। अब देखो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए बताओ मेरे को, C1 के लिए Q1 कितना है, फर्स्ट कैपेसिटेंस की प्लेट पे Q कितना आ रहा है, चार्ज कितना आ रहा है, ये बताओ मेरे को देख के। कैपेसिटर 1 की तो फॉर्मूला लगाओ, Q1 I1 की वजह से Q1 आ रहा है, कैपेसिटेंस कितनी है C1 मल्टीप्लाइड बाय उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, जस्ट अ मिनट, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है इसके क्रॉस। राइट, ये हैंग हो रहा है बार बार, पता नहीं कैसे, काम करने में मजा सा नहीं आ रहा। राइट, आई एम ट्राई टू सिंक्रोनाइज इट, लेकिन फिर भी ये सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। कोई नहीं, चलो ऐसे ही करना पड़ेगा। राइट, देखो अभी हमने फर्स्ट कैपेसिटर के लिए क्या लिखा है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो कैपेसिटर 1 के लिए क्या हो गया, Q1 इज इक्वल टू C1, उसकी कैपेसिटेंस होगी मल्टीप्लाइड बाय जो उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है V फर्स्ट प्लेट में, क्योंकि पोटेंशियल सेम ड्रॉप हो रहा है पैरेलल के अंदर, इसलिए उसको V लिख दिया। इसी तरह Q2 को क्या लिख दिया, C2 मल्टीप्लाइड बाई V। इसी तरह Q3 को क्या लिख दिया, C3 मल्टीप्लाइड बाय V।
तीनों को लिख दिया, तीनों को हमने ऐड कर रखा है Q1 प्लस। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को ऐड करना है, ऐड 1 2 एंड 3। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। ऊपर लिख दो एडिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। वहाँ स्ट्रेट लाइन में लिखना है, यहाँ पे थोड़ा ये मेरे को लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं डेटा सा लिख रहा हूँ। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 का वैल्यू क्या आ गया, Q, यहाँ से जो हमें दिख रहा है Q वैल्यू है, Q इज इक्वल टू C1 मल्टीप्लाइड बाई V प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई V प्लस C3 मल्टीप्लाइड बाई V। ठीक है, अब देखो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बैटरी लगी हुई है V वोल्ट की, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या वैल्यू रख दी, C इक्विवेलेंट, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव। C इक्विवेलेंट का मतलब वही है, वही कैपेसिटेंस जो इन तीनों को कंबाइन करने पे मिले, जो सेम वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए इस पे सपोज करो चार्ज आया Q, तो Q कितने के बराबर होगा, C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी प्लेट्स के क्रॉस डिफरेंस है वो है V। तो बस ये लिख दो C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V, जैसे सीरीज में कर रहे थे वैसे, इज इक्वल टू C1 इंटू वी प्लस C2 इंटू वी प्लस C3 इंटू वी। अब यहाँ से देखो V कॉमन निकाल सकता हूँ मैं, तो C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय V इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय C1 प्लस C2 प्लस C3। अब V से V कटेगा मेरा, ठीक है, जब V से V कटेगा तो नेट वैल्यू क्या आएगी मेरी C इक्विवेलेंट की, इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज नेट और इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट कर, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो, हाँ पैरेलल में, सॉरी, दिस इज इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन पैरेलल। देखो रेजिस्टेंस का उल्टा सीरीज में आ रहा था रेजिस्टेंस के अंदर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें पैरेलल में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका नेट आंसर होगा। राइट, अब देखो इस पर हम क्वेश्चन करते हैं एक सॉल्व, तब आपको समझ में आएगा बेटर। क्या क्वेश्चन है, देखो, कैलकुलेट टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सर्किट। इस सर्किट की आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है, और C इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट। सर्किट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, अभी कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को आ गया ये समझ में वो खुद से करके देखें, और जिनको नहीं आया वो यहाँ देखें। 1 फेराड आपका ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस की यूनिट फेराड में होती है इसलिए मैं फेराड में लिख रहा हूँ। 2 फेराड आपका ये कैपेसिटर है, ठीक है। ऊपर से अगर आपको देखें 3 फेराड आपका ये है, राइट, और 6 फेराड आपका ये है। और यहाँ पे V वोल्ट लगी की बैटरी लगी हुई है आपकी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट की। तो हमें नेट कैपेसिटेंस निकालनी है, नेट कैपेसिटेंस कितनी आ रही है सर्किट के अंदर। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, ये जो है, ये जो दो चीज़ें हैं ये क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ये दो कैपेसिटर। इसको मान लो आप C1 मान लेते हैं, इसको C2, इसको C3 C4। तो दो जो पैरेलल में कनेक्टेड हैं उनकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, CP मान लेते हैं उसकी वैल्यू। तो पैरेलल में क्या है, कितने भी कनेक्टेड डायरेक्टली ऐड कर देते हैं उनको, तो C3 प्लस C4। अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया है कि पैरेलल में जो कैपेसिटेंस होते हैं उनको डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो C3 प्लस C4 कितना होगा, 3 प्लस 6, कितनी वैल्यू आ गई, 9 फैराड। अब हमें, हमारे पास सर्किट क्या बन गया, ये C1 C2 और C पैरेलल कितना आ रहा है अपने पास, ये, और आगे हमारे पास ये वोल्टेज हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, ठीक है, राइट। ये कितना है आपके पास, 3 फेराड, 1 फेराड C1, C2 है अपने पास 2 फेराड, और C पैरेलल में कितना है, 9 फेराड। अब देखो तीन कैपेसिटर हैं, तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो सीरीज में क्या फॉर्मूला आता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C, तीसरा क्या है P, जो पैरेलल कॉम्बिनेशन था इनका। तो बस ये फॉर्मूला लगाओ और कैलकुलेट करो कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट वैल्यू क्या आएगी। देखो मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ऊपर ड्राइव किए हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2, ओके,
प्लस 1/9। तो 1/C इक्वलेंट 2 और 9 का एलसीएम कितना आ गया 18। तो 1 18 18, 2 नीमा 18, 9 दूनी 18। ठीक है, अब क्या करो 1/C इक्वलेंट कितना आ गया 18 9 27 और 2 29/18। यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 18 इस तरफ चला जाएगा, 18 गुणा 1 इज इक्वल टू 29 गुणा C इक्वलेंट। तो C इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 18/29 फैरेड। राइट, ये हो गया आपका आंसर। ओके, ये हमारा क्लियर हो चुका है, कैपेसिटर्स का टॉपिक खत्म हो गया। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक बचता है इसके अंदर हम वो करते हैं। ओके, वो है हमारा डेल्टा स्टार ट्रांसफॉर्मेशंस। देखो स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस इसका नाम ही है। जो फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका वो ये। इसमें क्या करते हैं, क्यों यूज करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन देखो, अभी हमारे पास क्या है, 3 रेजिस्टेंस पड़े, उन 3 रेजिस्टेंसों को हम कैसे कैसे रेजिस्टेंस कैसे कैसे जोड़ सकते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन में। देखो तो एक रेजिस्टेंस मेरा सपोज करो ऐसे, ठीक है, ये R1 रेजिस्टेंस है। ओके, ओ शिट, व्हाई इज इट नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली? पता नहीं आज बोर्ड सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। आई नीड टू चेक, जस्ट एक मिनट। राइट, देखते हैं। देखो इसमें थोड़ा लैग आ रहा है जिसमें पता नहीं क्यों। स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन हर बार बनता है, सेशनल्स में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। जस्ट मिनट, ये फिर लैग कर रहा है इधर आज, आई डोंट नो व्हाई। राइट, ओके, दैट स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशंस जो लास्ट टॉपिक है आपका, इस लेक्चर के अंदर ही मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये जरूर आता है आपके एग्जाम में। तो 3 देखो मैं बता रहा था, जैसे 3 रेजिस्टेंसेज होते हैं आपके स्टार्टिंग में। ओके, ये आपका रेजिस्टेंस है R1। ठीक है, इसका ये टर्मिनल मानते हैं हम A1, ये टर्मिनल मानते हैं A2। इसी तरह दूसरा रेजिस्टेंस मेरे पास कोई पड़ा है R2, इसका ये टर्मिनल मानते हैं हम B1, ये मानते हैं हम B2। इसी तरह तीसरा रेजिस्टेंस पड़ा है हमारे पास R3, इसका टर्मिनल एक हम मानते हैं C1, इसका मानते हैं C2। राइट, तो एक तरीका हमारे पास क्या है कि हम A2 को उठा के B1 से कनेक्ट कर दें, ठीक है, और B2 को उठा के C1 से कनेक्ट कर दें, यानी कि दूसरे टर्मिनल को अगले के पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग इन 3 रेजिस्टेंसेस, और C2 को उठा के हम किससे कनेक्ट करते हैं A1 से। तो अगर मैं इनको ढंग से थोड़ा फिगर के वे में अरेंज करूं तो कैसे अरेंज कर सकता हूं, देखो A1 A2, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया B1, ये क्या हो गया B2। इसी तरह तीसरा जो रेजिस्टेंस है B2 के साथ क्या C1 C2, ठीक है, ये तीनों टर्म्स मैंने कनेक्ट कर दिए। तो ये शेप कैसी आ रही है, ऐसी शेप आ रही है ट्राइंगल की, इसको क्या बोलते हैं हम डेल्टा। ये कौन सा हो गया मेरे पास डेल्टा। ठीक है, स्टार डेल्टा क्यों बहुत ज़्यादा यूज होते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर्स के अंदर, सर्किट्स के अंदर, लोड्स के अंदर। तो इनका क्या काम होता है वो हम आगे पढ़ेंगे बेसिकली, लेकिन अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या है स्टार डेल्टा सर्किट, ये बनते कैसे। ठीक है, तो ये आपका बन गया डेल्टा सर्किट। अब हम नेक्स्ट करते हैं स्टार सर्किट को देखते हैं। राइट, डेल्टा सर्किट हो गया, अब हम देखते हैं स्टार सर्किट आपका कैसे बनता है। ओके, राइट, ये फिर आपका आज बोर्ड में मेरे को बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसमें बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा है इसका। माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड इज नॉट वर्किंग परफेक्टली, सिंक्रोनाइज भी हो रही है चीजें बट फिर भी। जस्ट अ मिनट, राइट, बोर्ड नहीं चल रहा। राइट, अब हम देखते हैं स्टार सर्किट पे, स्टार सर्किट के अंदर कैसा करेंगे, स्टार सर्किट कैसे जोड़ा जाता है। देखो ये मेरे पास पड़ा है रेजिस्टेंस R1, इसके 2 टर्मिनल्स हैं A1 A2। ओके,
इसी तरह मेरे पास कोई रेजिस्टेंस पड़ा है R2, उसके दो टर्मिनल्स हैं B1 B2। इसी तरह तीसरा रेजिस्टेंस पड़ा है हमारे पास R3, उसके दो टर्मिनल्स हैं C1 एंड C2, राइट। तो इनको स्टार में कैसे कनेक्ट करेंगे? अगर मैं इन तीनों को, इनके जो सेकंड टर्मिनल है, इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, मेरा ये स्टार सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो अब इनको प्लेस करने का देखो तरीका देखते हैं। ऐसे मैंने एक को प्लेस कर दिया A1 A2, इसी तरह मैंने इसको प्लेस कर दिया B1 B2, प्लेस कर दिया C1 C2। तो देखो तीनों के जो मेरे A2 B2 C2 टर्मिनल्स हैं वो कनेक्ट हो गए। तो ये जो कनेक्शन होता है आपका, ये स्टार की तरह दिखता है, तो इसका नाम हमने क्या रख दिया, स्टार सर्किट। तो तीन रेजिस्टेंसेस को हम दो वे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक तो स्टार फॉर्म में, एक डेल्टा फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो आपका लास्ट टॉपिक है इसमें ये पूछ रहा है कि अगर स्टार और डेल्टा आपस में इनको कन्वर्ट करें तो कैसे कन्वर्ट होंगे, क्या होगी वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंसेस। ठीक है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या चीज़, डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। अगर डेल्टा में कोई रेजिस्टेंसेस गिवन है तो उनको अगर स्टार में उनकी वैल्यू लिखना चाहें तो क्या वैल्यू आएगी। देखो अगर मैं डेरिवेशन करने लग गया तो आपका 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आपके फॉर्मूले लिखूंगा इसमें। देखो ये डेल्टा सर्किट है आपके पास, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए। तो ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्ट है उसका हमने नाम दे दिया आर ए बी। ए और सी के बीच में जो कनेक्टेड है उसका नाम दे दिया आर ए सी, और बी और सी के बीच में कनेक्टेड जो उसका नाम दे दिया आर बी सी। ठीक है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, स्टार में। स्टार का मतलब है ऐसे अगर मैं ले लेता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करना चाहूँ इस फॉर्म में, तो जो यानी ए फेस वाला ये था तो आर ए की वैल्यू क्या आएगी, बी फेस वाला ये था आर बी की वैल्यू क्या आएगी, और आर सी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये हमें देखना है, ये आर ए मान लेते हैं, ये आर बी हो गया बी फेस वाला, ये आर सी हो गया। तो इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी आपस में, कुछ नहीं, मैं जस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ और फॉर्मूला ही आपको अप्लाई करना है, यही पेपर में पूछा जाता है आपसे जनरली। तो आर ए की वैल्यू क्या आएगी आपको ये बताओ, यहाँ से ये बताना है सबसे पहले। तो आर ए के लिए आप क्या करो, ये जो दो रेजिस्टेंस हैं जहाँ से आर ए निकल रहा है, देखो इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से, इनका तो ले लो प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन, आर ए बी इंटू आर ए सी। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या लिखो इसको, इन तीनों का सम, जो तीनों रेजिस्टेंस डेल्टा में प्रेजेंट थे। क्यों, हमें डेल्टा के रेजिस्टेंस की फॉर्म में स्टार का रेजिस्टेंस निकालना है, कि डेल्टा वाले हमारे पास गिवन है, हमें स्टार वाले फाइंड आउट करने हैं। तो हमें किसकी टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं, डेल्टा के रेजिस्टेंस की टर्म्स में फाइंड आउट करने हैं, यानी आर ए सी आर बी सी आर ए बी की टर्म्स में क्या निकालना है, आर ए आर बी आर सी। तो पहले हम आर ए निकाल रहे हैं, फेस ए का रेजिस्टेंस, तो आर ए बी इंटू आर ए सी डिवाइडेड बाई आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। ठीक है, इसी तरह अब आओ आर बी रेजिस्टेंस पे। आर बी रेजिस्टेंस क्या है आपका, ये देखो मैं इससे आपको डिनोट करता हूँ, ये आर बी रेजिस्टेंस है। तो इसके ये कहाँ से निकल रहा है, इस रेजिस्टेंस से और इस रेजिस्टेंस से, तो इन दोनों का क्या ले लो, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लोगे तो क्या वैल्यू आएगी, आर टाइम्स ए बी इंटू आर टाइम्स बी सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, राइट। अब हम तीसरा लेते हैं रेजिस्टेंस, क्या, आर सी निकालना है अपने को, आर सी ये। तो आर सी किस किस से कनेक्टेड है, देखो ध्यान से देखो, ये इससे और इससे, तो इन दोनों का मैं क्या लूँगा, प्रोडक्ट। तो आर सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर ए सी इंटू आर बी सी, ठीक है, डिवाइडेड बाय, जस्ट अ मिनट, इसकी ब्राइटनेस, डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास डेल्टा से स्टार में कन्वर्जन। अब हम करते हैं लास्ट जो टॉपिक इसमें बचता है, डेल्टा स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। स्टार में गिवन है, हमें डेल्टा में कन्वर्ट करना है, यानी कि तीन रेजिस्टेंसेस अपने को गिवन है, आर ए आर बी आर सी। ठीक है, और निकालना है हमें क्या है, निकालना है हमें यहाँ पे, देखो निकालना हमें इसमें ये
ये। तो ये वैल्यू, ये ए था, ये बी था, ये सी था। इनकी टर्म्स में मेरे को ये रेजिस्टेंस निकालने हैं, आर ए बी निकालना है, आर बी सी निकालना है, आर ए सी निकालना है। तो यानी अगर मैं जोड़ूँ इसको तो थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे ऐसे, यानी अंदर वाले दे रखे हैं, बाहर वाले निकालने हैं। आर ए बी निकालना है, आर ए सी निकालना है, आर बी सी निकालना है। ये ए है, ये बी फेस है, ये सी फेस। तो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे उसके लिए, तो वो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो आर ए बी अगर आपको निकालना है तो सीधा सीधा क्या करो, आर ए बी के सामने जो दो रेजिस्टेंस है वो देखो, आर ए है, आर बी है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको क्या करो, डायरेक्टली ऐड कर दो। जो वो दो रेजिस्टेंस आर ए बी किस किस को कनेक्ट कर रहा है, ए फेस को कनेक्ट कर रहा है, बी फेस को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, और इसके सामने कौन से रेजिस्टेंस है, सामने देखो बिल्कुल इसके आर ए रेजिस्टेंस पड़ा है, आर बी रेजिस्टेंस पड़ा है, आर सी से दूर है। ठीक है, आर सी का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो आर ए उठाओ, आर बी उठाओ, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर बी अपॉन में बटे में जो तीसरा रेजिस्टेंस पड़ा है वो आर सी। ठीक है, ये हो गया आपका आर ए बी। इसी तरह अगर मैं आर बी सी लिखना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा बताओ, आर बी सी के सामने कौन से रेजिस्टेंसेस पड़े हुए हैं, आर सी और आर बी। तो इनको फिर से लिखो, आर सी प्लस आर बी, ठीक है, प्लस आर सी मल्टीप्लाइड बाय आर बी अपॉन में आर ए जो दूर पड़ा हुआ है, आर बी सी से दूर आर ए। इसी तरह तीसरा रेजिस्टेंस क्या रह गया, आर ए सी। आर ए सी की वैल्यू क्या होगी, जिसके सामने दो पड़े हुए हैं, कौन कौन से, आर ए और आर सी पड़े हुए हैं। ध्यान से देखो, ये आर ए और ये आर सी, आर ए सी के सामने ये दो पड़े हुए हैं। तो फिर इसके लिए क्या लिखेंगे, फिर से फॉर्मूला, आर ए प्लस आर सी प्लस आर ए मल्टीप्लाइड बाई आर सी बटे में जो दूर है आर। ठीक है, ये हो गया आपका स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन। अब इस पर हम करते हैं क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपने कर लिया तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ये टॉपिक अच्छी तरह। क्वेश्चन जनरली करने ही चाहिए क्योंकि उन्हीं से आपको क्लियर होती हैं चीज़ें। जैसे क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, आपको डेल्टा दे रखा है, आपको स्टार निकालना है। ओके राइट, तो क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ स्टार रेजिस्टेंसेस। डेल्टा में गिवन है, स्टार में निकालना है आपको। डेल्टा में क्या गिवन है, सर्किट देखो, ये 25 ओम गिवन है आपको। ठीक है, ये 5 ओम गिवन है आपको, ये 20 ओम गिवन है आपको। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, तो यानी ध्यान से देखें हम, तो आर ए बी कितना है, 5 ओम, आर बी सी कितना है, 20 ओम, और आर ए सी कितना है, 25 ओम। दिख रहा है यहाँ से, ये आर ए बी हो गया आपका, ये आर बी सी हो गया, ये आर ए सी हो गया। तो अब हमें स्टार की वैल्यूज़ निकालनी है कि अगर हम इसके अंदर से स्टार बनाते इन्हीं रेजिस्टेंसेज को, डेल्टा में ना जोड़ के स्टार में जोड़ते, तो इनकी क्या वैल्यू आती। ठीक है, तो अब हमें यानी आर ए निकालना है, आर बी निकालना है, आर सी निकालना है। तो यानी हमें ये निकालना है, आर ए निकालना है, आर बी निकालना है एंड आर सी निकालना है। ओके, तो आर ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे उसमें, आर ए इज इक्वल टू क्या लगाएंगे, फिर से फॉर्मूला बताओ। आर ए के किसके बराबर होगा, जो दो रेजिस्टेंसेस के सामने है उन दोनों का प्रोडक्ट, अभी जो मैंने ऊपर फॉर्मूले लिखे हैं उससे देखो, और डिवाइडेड बाय डेल्टा में जितने भी उनका सम। तो उसके सामने कौन कौन से हैं, आर ए बी मल्टीप्लाइड बाय आर ए सी डिवाइडेड बाय आर ए बी प्लस आर ए सी प्लस आर बी सी। राइट, तो आर ए बी इंटू आर ए सी करो, कितना, 25 इंटू 5 बटे में 25 प्लस 5 प्लस 20, 25 पंजे कितना, 125 डिवाइडेड बाय 25 और 5, 30 और 20, 50, 25 दूनी 25 पंजे 125, 5/2 कितना हो गया, 2.5 ओम आंसर। अब निकालो आर बी इसी सर्किट के अंदर। आर बी जब निकालने चलोगे तो आर बी के सामने कौन से रेजिस्टेंस पड़े हैं, दो, ध्यान से बताओ, एक ये, एक ये। ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस पड़े हुए हैं ना आपके आर बी के सामने। तो इन दोनों का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, आर ए बी मल्टीप्लाइड बाय आर बी सी बटे में आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी।
तो आर ए बी की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, आर बी सी की वैल्यू कितनी है 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20 प्लस 25, तो कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय 25 प्लस 25 कितना 50, कितना आंसर आ गया 5 दूनी 2 ओम। ये हो गया आपका आंसर। आर बी भी निकल गया। अब निकालते हैं हम आर सी। देखो आर सी निकालने के लिए क्या करना है, हम ये आर सी पे पहुंच गए। आर सी पे अगर हमें पहुंचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ। उसके सामने कौन से रेजिस्टेंस पड़े, एक ये रेजिस्टेंस पड़ा है, एक ये रेजिस्टेंस पड़ा है आपका, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा हमें। तो आर सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, राइट। तो लो आर सी की वैल्यू निकालने के लिए आर सी, जस्ट मिनट में इसको थोड़ा कर देता हूँ। आर सी इज इक्वल टू आर ए सी इंटू आर बी सी। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं जस्ट फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले कैसे अप्लाई करते हैं। प्लस आर बी सी प्लस आर ए सी, तो आर ए सी इंटू आर बी सी कितना है 25 गुणा 20 बटे में 25 जमा 5 जमा 20, 25 गुणा 20 कितना 500 बटे 25 और 5 30 और 20 कितना 50, ये कट गया 5 एकम 5 नहीं है, कितना आ गई वैल्यू 10 ओम। ये हो गया आपका आंसर। तो आपने क्या कर दिया, ये वैल्यू आ गई 10 ओम। अगर हम इन रेजिस्टेंसेज को सेम रेजिस्टेंसेज को स्टार में जोड़ते तो ये वैल्यूज बनती उनकी, ठीक है। 5 ओम आर बी की वैल्यू कितनी आ जाती, ये सर्किट जो डेल्टा ये बराबर है स्टार के, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस डेल्टा में जो कनेक्टेड है वो स्टार में अगर ये तीनों ऐसे कनेक्टेड होते तो बराबर होते हैं। आर बी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास 2 ओम, जस्ट अ मिनट। आर ए की वैल्यू कितनी है 2.5 ओम आई है, जस्ट अ मिनट। ये बड़ा स्लो चल रहा है। आर ए की वैल्यू आ गई 2.5 ओम, आर बी की वैल्यू आ गई 2 ओम और आर सी की वैल्यू आ गई 10 ओम। तो आंसर आपका क्या आ गया, ऐसे ऐसे अगर आप देखें ध्यान से 2.5 टू 10, ये आपका आंसर। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट आपकी ख़त्म हो गई। ओके।